नमस्कार साथियों, मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीटवाना। साथियों, हमने पिछले अध्याय में बायोडायवर्सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और साथ ही हमने इकोसिस्टम्स के माध्यम से किस प्रकार नेचर में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में इंट्रैक्शंस होती है उनके बारे में जाना था। आज हम उसका अगला पार्ट देखेंगे कि बायोडायवर्सिटी को बचाने में हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो आगे हम देखते हैं रोल ऑफ एजुकेशन इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो सबसे पहले हम बायोडायवर्सिटी है उसकी महत्ता को समझना आवश्यक हो जाता है कि बायोडायवर्सिटी वास्तव में है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें हमने पिछले अध्याय में समझा था कि जीवन में हम गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक जितनी भी सामग्री है वो हमें बायोडायवर्सिटी के माध्यम से मिलती है, जिसमें हम डेली रूटीन में हम जो जितने भी खाद्य पदार्थ है वो हम प्लांट्स से प्राप्त करते हैं और नॉन वेजिटेरियन जितने भी एनिमल फूड है उनको हम एनिमल्स के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इनके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में आते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उनमें उन बाय प्रोडक्ट्स के माध्यम से अलग अलग प्रकार के सामग्रियों को तैयार किया जाता है। क्लेरिफाइंग द कॉन्सेप्ट्स, अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि वास्तव में बायोडायवर्सिटी है, इसका कंजर्वेशन है, इसको अलग अलग जो अवधारणाएँ दी गई है इनकी जो अलग अलग आयाम है, डायमेंशंस है, उनको समझना आवश्यक हो जाता है कि बायोडायवर्सिटी है, इन सिटू कंजर्वेशन है, एक्स सिटू कंजर्वेशन है और इससे जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में वो अलग अलग जो कार्य कर सकते हैं उसको हमें समझना आवश्यक होता है। उसके बाद में डेवलप स्किल्स एंड टूल्स। अब इसके लिए किस प्रकार हम इसको बचा सकते हैं, इससे संबंधित जितनी भी प्रशिक्षण है, हो सकता है हम ऑनलाइन वर्कशॉप है, ऑफलाइन क्लासेज है और उसके लिए आवश्यक जो सामग्री है उनके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत इसके दो पार्ट आते हैं, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल का अर्थ है कि सामान्य प्रशिक्षण, जिसमें कि एक रूटीन क्लासेस लगती है, एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, उसका एग्ज़ाम्स होता है, उसके माध्यम से हम ये एजुकेशन प्रदान कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हम करते हैं स्कूल्स के माध्यम से। हम देखते हैं कि कक्षा 3 से पर्यावरण अध्ययन या हमारा आसपास का वातावरण है, इससे संबंधित एक छोटी किताब हमारे पाठ्यक्रम में शामिल कर दी जाती है। उस पाठ्यक्रम पुस्तक में हमें पर्यावरण या परिवेश के बारे में बताया जाता है कि हम जो है ऐसे आसपास के वातावरण से घिरे हुए हैं जिसमें जल, वायु और स्थल है। तो उसी पर्यावरण के अंतर्गत हम आगे देखते हैं कि सजीव और निर्जीव दो भागों में बांटा जाता है और फिर सजीव की परिभाषा हमें सिखाई जाती है कि वे सभी जीव जिनमें जीवन होता है सजीव कहलाते हैं। तो उसी परिभाषा के अंतर्गत आगे हम थोड़े बड़े होते हैं तो समझ में आता है कि ये जो सजीव है उनमें विविध रूपता पाई जाती है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स, और फिर हम आगे की कक्षा में देखते हैं कि ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हमें दिखते तो नहीं है परंतु हमारे जीवन को अफेक्ट करते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। तो उसके बाद में हम वृक्षारोपण जैसे अभियान चलाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि आपके बरसात के मौसम में पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उन पेड़ पौधों में हमें ऑक्सीजन मिलती है और वो सुंदरता के लिए भी हम उनको सिखाते हैं, उनको विजिट करवाते हैं एजुकेशनल टूर के माध्यम से अलग अलग प्राकृतिक स्थानों पे। तो वहाँ बच्चा कहीं ना कहीं ये सीखता है कि हमारा जो सराउंडिंग्स जो भी है वो हमारे लिए बहुमूल्य है, इसको हमें बचाना चाहिए। और इसको हम धार्मिक ग्रंथों में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं जिनमें कि हम विभिन्न पेड़ पौधों को भगवान का दर्जा स्वरूप मान के विभिन्न त्योहारों पे उनकी पूजा भी करते हैं। तो छोटे बच्चों में ये संस्कार बड़ों को देखते हुए आ जाते हैं स्वतः ही, तो वो इस चीज़ को समझते हैं और आगे जाके ये परंपरा बन जाती है कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी है और विशेष मौसम में पेड़ पौधे लगाने चाहिए।
फिर एप्रिसिएशन कोर्सेज, इन कोर्सेज के माध्यम से हमें ये समझाया जाता है कि पेड़ पौधे हैं जो हमारे नेचर का हिस्सा है और इसके लिए पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में हम ये चीज़ें सीखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज़, इसके माध्यम से भी हम ये सेम चीज़ सीख सकते हैं। उसके बाद में आता है नॉन फॉर्मल, इसमें कोई सिलेबस या पर्टिकुलर कोर्सेस नहीं होते हैं और ये सीखने की कोई लिमिट भी नहीं होती कि पर्टिकुलर हमें क्लासेस के अंदर जाके ही सीखना है या एक निश्चित सिलेबस ही पूरा करना है। इसके अंतर्गत इको क्लब्स आते हैं, ग्लोब आते हैं, मास अवेयरनेस आते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाले जैसे नेचर लवर्स जो होते हैं, पर्यावरण प्रेमी जो होते हैं, उनको इकट्ठा करके एक छोटा क्लब बना दिया जाता है जिसमें वही सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं जो इस चीज़ के लिए स्वतः स्वयं सेवक के रूप में काम करने के इच्छुक होते हैं, बिना किसी वेतन और किसी अन्य सुविधाओं के। उनका खुद का इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, इन जैसी संस्थाएं जो चलती है, उसके अलावा एनजीओज़ जो है स्कूल्स में, तो ये जो एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट है, इनके बच्चे क्या करते हैं कि स्लोगन बनाकर, तख्तियाँ लगाकर और नारे लगाते हुए रैलियाँ निकाल के मास अवेयरनेस का कार्यक्रम कर सकते हैं, पब्लिक में मैसेज दे सकते हैं। सेम वैसा का वैसा एनजीओज़ के माध्यम से या इस तरीके के जो क्लब्स होते हैं इनके माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें वो पर्टिकुलर किसी मैसेज को हाईलाइट करने वाले स्लोगन्स लेकर, टी शर्ट्स पहन के और ऐसे कार्य करते हुए समाज में मैसेज देते हैं कि वास्तव में ये बहुत आवश्यक है और इसको बचाने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसमें इन्फ्यूजन ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ इनटू द स्कूल करिकुलम एट वेरियस लेवल्स, जैसे हमने अभी बात की थी। इन्फ्यूज़न यानी इसमें शामिल किया जाना चाहिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ को अपने जो स्कूल करिकुलम है, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है स्कूल का, उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसी चीज़ों को इंक्लूड किया जाना चाहिए जो कि हमारे पर्यावरण से संबंधित हो, जैसे कि पर्यावरण को समझना। आप आसपास अपना एक एक्वेटिक सिस्टम है, जैसे कि हम बात करते हैं डीडवाना की, तो डीडवाना में जो साल्ट लेक है, इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। इसके अंदर विशेष प्रकार का पीएच वाला जल पाया जाता है। इसके आसपास की भूमि आर्द्र भूमि है, उसमें अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। वहाँ जो टेरिटरी जो स्पेस बन रहा है जलीय और स्थलीय आवासों के बीच का, जहाँ हम इकोटोन कह सकते हैं, तो वहाँ विशेष प्रकार के जीवों का एक बसेरा हो सकता है। विशेष प्रकार की उसमें एल्गी पाई जाती है, जिसको खाने के लिए दूर दूर से विदेशी पक्षी आते हैं और उसकी वजह से हमारा जो ये सिस्टम है एक बहुत शानदार तरीके से डेवलप हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ों को अगर हम समझाया जाए बचपन से ही स्कूल एक्टिविटीज़ में, तो आसपास की जितनी भी ऐसी डाइवर्सिटी वाली जो साइट्स है उनको बच्चों को समझने में आसानी होती है, वो लाइव स्टडी कर पाते हैं और उसका फ़ायदा ये मिलता है कि वो बचपन से ही एक साइंटिफिक अप्रोच, रिसर्चर वाली जो माइंडसेट होता है उसको ग्रहण करते हुए आगे बढ़ पाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो इसमें एनवायरमेंटल एप्रिसिएशन कोर्स जो है वो चला सकते हैं, जिसमें कि बाकायदा उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर चीज़ों को पढ़ने के पश्चात में, उनको क्लियर करने के बाद में, कि इसमें आपको कोई पर्टिकुलर लेसन्स लेने होते हैं, लेक्चर लेने होते हैं और उसके बाद में उनका एग्ज़ाम लगता है, फीडबैक सिस्टम होता है, जिसको पर्टिकुलर तरीके से पूरा करने के पश्चात में, उत्तीर्ण करने के पश्चात में आपको डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, इस तरीके की व्यवस्थाएं दी जाती है, जिनका उपयोग आप आगे एनजीओज़ के माध्यम से आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हो, उसको आप प्रोफेशनल लेवल पे ले जा सकते हो। तो वो भी अपने आप में एक अच्छा ऑप्शन होता है, जिसमें कि व्यक्ति अपने इंटरेस्ट को आगे रोज़गार में भी बदल सकता है और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकता है। फिर उसके बाद में देखते हैं एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स इन मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज़। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे है कि जितनी भी बिजनेस स्टडीज़ जो होती है उसमें एनवायरमेंट का जो महत्व है, भूमिका है, इसका बताया जाना ज़रूरी है।
क्योंकि आजकल कोई भी बिजनेस होता है उसके लिए कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाली चीज़ें भी होती है, जाने अनजाने वो एनवायरनमेंट को प्रभावित कर सकती है। इंडस्ट्री जितनी भी खड़ी होती है वो आपके एनवायरनमेंट में ही कहीं ना कहीं इम्पेक्ट डालती है। तो ये बिजनेस स्टडीज़ का एक पार्ट बनना आवश्यक होता है, जिसमें कि ये समझाया जाता है मैनेजमेंट के स्टूडेंट को कि वास्तव में पर्यावरण का जो सिस्टम है वो किस प्रकार काम करता है और उसके साथ हम संपोषणीय विकास को किस प्रकार करते हुए देश की उन्नति में आगे बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस को और अच्छा कर सकते हैं, अपनी जो अदर जो एक्टिविटीज़ है उनको भी करते हुए समाज में, और साथ ही पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और उसका संवर्धन करते हुए हम अपना काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं नॉन फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस। इसके लिए नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत अभियान करके एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप अपने आसपास की जितनी भी एरियाज़ है उसमें हम स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को और दूसरे एनजीओज़ को काम में लेते हुए और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक आवश्यकता के रूप में लिया जाए। आप अपने आसपास डस्टबिन लगाए, जितने भी औद्योगिक आपके जो क्षेत्र है, आपकी दुकानें हैं और आपकी जो छोटी मोटी और भी आप जो काम करते हो, तो वहाँ पे जो कचरा है, स्पेशली प्लास्टिक वेजेस जो भी है कचरा है, वो आपको ऐसे ही इधर उधर नहीं डालना है, उसको आप प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ करने की व्यवस्था करोगे। इसी प्रकार जो आपके नगर पालिका है उसमें अनिवार्य रूप से कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ आने लगी है, जिसमें कि सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने की व्यवस्था रहती है। उसके अलावा आजकल एक नया थीम आया है प्लेज, जिसमें कि दौड़ते हुए कचरा उठाया जाता है कि आप फिटनेस के साथ में पर्यावरण की स्वच्छता का ध्यान रख सकते हो। यानी कि आप एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ ले लिया, अपने समूह में आप कुछ लोग हैं जो थोड़ा हल्का हल्का दौड़ते हुए जितना भी कचरा आता है उसको उठाते चलेंगे। तो इससे क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत कम समय में सफाई हो जाती है। और इसी तरीके के जो कार्यक्रम है वो एनसीसी के माध्यम से आजकल लगातार हो रहे हैं। बच्चे इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि अवेयरनेस है, चाहे वो स्वच्छता के संबंधित हो, चाहे पर्यावरण वृक्षारोपण से संबंधित हो, उन सभी में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके पश्चात आता है मल्टीमीडिया कैंपेन। मल्टीमीडिया कैंपेन में आप जो भी अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा जैसे जो आपके साधन हैं उनमें आप इस तरीके के, जैसे कि मान लो कि वृक्षारोपण अभियान है, प्रत्येक बच्चा सेल्फी लेके एक पौधा लगाने का उसमें डाल देता है। तो इस तरीके से किसी इंस्टीट्यूट में मान लो कि 4000 5000 बच्चे हैं और वो अनेकों गाँवों से जुड़े हुए होते हैं, और वो सारे के सारे बच्चे और टीचर्स आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट रहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट हो जाता है, जिसमें इतने सारे बच्चे हैं स्कूल के, कॉलेज के, वो इसको एक अपनी पर्यावरण संवर्धन से संबंधित एक बढ़िया उपाय बनाते हुए इसको आगे बढ़ा सकता है। फिर आपके आता है रीजनल रिसोर्स एजेंसीज़। आसपास के एरियाज़ में ऐसी एजेंसीज़ भी कार्य करती है जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए फ़ंड मुहैया कराती है, रिसोर्सेज देती है, ऐसे रिसोर्स पर्सन्स अवेलेबल कराती है जो कि इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, लोगों को समझाते हैं। नॉन फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, तो इसमें हमने पहले ही बात कर ली थी कि नेशनल ग्रीन कॉर्प्स और ग्लोब जैसे इंस्टीट्यूट या क्लब्स जो बनाए गए हैं उनके माध्यम से हम ये सारी चीज़ें आम आदमी तक पहुंचा सकते हैं। जो भी इच्छुक युवा है, नवयुवक है, वो इनसे जुड़ के और अपने एरिया में अच्छा काम कर सकते हैं। अब मास अवेयरनेस के अंतर्गत हम फिल्म्स देखते हैं, नेशनल जियोग्राफी और इस तरीके के जो आपके टेलीविज़न पे जो आपके आते हैं चैनल्स आते हैं, आपके
डिस्कवरी है, इन पे बहुत ही अच्छे अच्छे फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ और वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है वो वहाँ पे डाले जाते हैं, जिसमें ये सारी पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं उपलब्ध रहती है और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण वीडियोज़ वहाँ उपलब्ध रहते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल, उनके आवासों के बारे में, स्वभाव के बारे में और उनकी उपादेयता क्या है, उन सब के बारे में उसमें बहुत अच्छे से बताया जाता है। इसके अलावा WWF जैसे इंस्टीट्यूट है वो आप वाइल्ड लाइफ के बारे में लगातार काम करते रहते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के डेज़ मनाए जाते हैं, जिसमें कि ओजोन डे है, अर्थ डे है और आपके पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित और भी बहुत सारे जो डेज़ है वो मनाए जाते हैं, जिसमें कि हम पर्टिकुलर तरीके से क्विज़ है या आप दूसरे तरीके के निबंध है और आपके रंगोली है, इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं। इसके अलावा आप बड़े स्तर पे ओलंपियाड के माध्यम से भी इसमें आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि ऑल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स नीड टू फोकस ऑन फॉर मेन थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें हम पहला देखते हैं कि थ्रेट क्या है। तो एक है और एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई भी रिसोर्स है उसको रीग्रो होने में टाइम लगता है, यानी कि वो एक बार अगर हम उसको काम में लेते हैं तो उसके पश्चात वो कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाता है। लेकिन चूँकि ये रिप्रोड्यूसिबल है, यानी कि पुनः उत्पन्न होने योग्य है, तो ये उत्पन्न हो सकता है, परंतु अति दोहन की वजह से उसका इतना नुकसान हो जाता है कि वो वापस उत्पन्न नहीं हो पाता है। दूसरा है हैबिटाट डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी पर्टिकुलर आवास को हम नष्ट कर देते हैं तो उसके अंदर रहने वाली जितनी भी स्पीसीज़ है वो डायरेक्टली इससे अफेक्ट होती है और इनको नष्ट होने पर वहाँ की जो समृद्धता है, उनके जो आवास है, उनका निके है, वो नष्ट होने से वहाँ की जितनी भी सेंसिटिव स्पीसीज़ है वो नष्ट हो जाती है। एक्जोटिक स्पीसीज़, ये हम देखते हैं कि कुछ ऐसी स्पीसीज़ है जो किसी आवास में नहीं पाई जाती है, विदेशी जातियाँ जो होती है, और उस स्थान पे जब वो उत्पन्न हो जाती है तो उनका कोई प्राकृतिक ऐसा कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है जो कि उनको कम्पीट करके उसकी संख्या को नियंत्रित कर सके। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपन यही लेते हैं कि ये अपनी ये जितने भी जूली फ्लोरा जो इनविजन के द्वारा डाली गई है अपने जो रेगिस्तानी इलाकों में, तो उसका असर यही हुआ है कि आसपास दूसरे प्लांट्स उत्पन्न नहीं हो पाते, एलोपैथी प्रभाव दिखाते हैं। इसके अलावा डोमिनो इफेक्ट ऑफ इन इकोसिस्टम, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि प्रकृति का जो सौंदर्य है और उसकी जो समृद्धता है वो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसको हमें बचाना चाहिए और इसके लिए हमें लगातार प्रयास करने चाहिए और बच्चों के माध्यम से, कॉलेज स्टूडेंट्स के माध्यम से, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नेचर क्लब और दूसरे प्रकार की जो ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं, कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, उनमें पर्यावरण अध्ययन को बहुत ही अच्छे से समझा के और हर एक स्तर पे लोगों को इसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और प्रत्येक स्तर पे लोगों को इसको बचाने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए और इसके लिए उनको कहीं ना कहीं आगे रोज़गार के रूप में भी इसको आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है जैसी उक्तियाँ हमें देखने को मिलती है। विदाउट ऑक्सीजन हम कितनी देर जिंदा रह सकते हैं हमें पता ही है। तो ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज हमें इन्हीं सजियों के माध्यम से मिलते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझने का प्रयास करें, अपनी समझ को विकसित करें। जय हिंद।